हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर ज्योग्राफी का चैप्टर है। ज्योग्राफी के काफ़ी लगभग 4 से 5 चैप्टर हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आज हम करने वाले हैं। आज आपका चैप्टर है विश्व के प्रमुख सागर। जितने भी सागर हैं उनको आज हम कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद सागर के ये सागर के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उस सागर से कौन कौन से देशों की बाउंड्री लगती है, चाहे कैस्पियन सागर हो या चाहे आपका मेडिटेरियन सी हो, चाहे आपका ये सार्गेसो सी हो। सार्गेसो सी से बहुत बार क्वेश्चन आया है, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, हर जगह क्वेश्चन पूछा गया है आपका सार्गेसो सागर से, ठीक है। आरओ 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर होगा महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराओं के बारे में भी यहाँ पर हम पूरी तरह से याद ही करवा देंगे कि कौन कौन सी महासागरीय धाराएं आपकी हैं, ठीक है। तो महासागरीय धाराओं के बाद हम बात करेंगे लवणता की बात करेंगे, ठीक है। जो सैलिनिटी है वो महासागरों में कहाँ पर कितनी पाई जाती है। सैलिनिटी आप वान झील का नाम सुने होंगे, मृत सागर का नाम सुने होंगे, उस सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। और आप ये किया करिए, जब यहाँ पर कर लीजिए इसके बाद जाइए घटना चक्र क्वेश्चन करिए, सभी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ रिवीजन करके याद ही करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ ज्वार भाटा ही होगा, 4th चैप्टर पूरी तरह से याद करवा दूंगा। महासागरीय गर्त होगा, ठीक है। महासागरीय गर्तों से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 चैप्टर है आज आपका। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा देखिएगा वीडियो, पूरी तरह से हम इस वीडियो में आपको याद करवा देंगे, ठीक है। ये आप कभी भी पेपर दे के जाइएगा, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री ऑफ कास्ट टेलीग्राम से। वहाँ से आपको जब पेपर देने जाएंगे तो उस समय अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप एक निगाह में पूरी तरह से कम 5 से 6 चैप्टर लगभग, अगर पेज में हम गिनते हैं तो 50 से 60 पेज आप सिर्फ 7 से 8 पेजों में कन्वर्ट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने खुद ही कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगेगा ये पीडीएफ या मेरे पढ़ाने का तरीका, तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमको मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए नए नए टाइप के वीडियो लाने के लिए, ठीक है। जैसा मैं वीडियो देता हूँ पूरे यूट्यूब पर वैसा वीडियो कोई नहीं देता, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मेहनत लगती है, ठीक है। तो मैं आपके साथ जैसे मेहनत करता हूँ तो थोड़ा सा आप उसको लाइक सब्सक्राइब ये सब में कन्वर्ट करेंगे तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन फील होगा, ठीक है। अब देखते हैं, चलते हैं, पहला देखते हैं क्या कह रहा है। पहला यहाँ कह रहा है जलमंडल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जलमंडल के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर कहा गया है पृथ्वी के सतह का लगभग 29%, ठीक है, 29% भाग पर क्या है, स्थल क्षेत्र है। ज़्यादा नहीं है, 29% ही भाग पर स्थल क्षेत्र है और 71% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है। तो ये तो आप जानते हैं, 29% आपका स्थल है, ज़मीन है, और 71% पर जल है। तो ये तो आपका बेसिक चीज़ें हो गई, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का कितना भाग पानी से ढका हुआ है, तो पृथ्वी का 2/3 भाग किससे ढका हुआ है, पानी से ढका हुआ है, ठीक है। ये सब याद किया करिए, ठीक है। 2/3 29% भाग क्या है, स्थल है, और 71% भाग आपका जल है। ये सब तो बेसिक चीज़ें थी। अब देखिए यहाँ पर ये हमने बहुत जगह खोजा है, कहाँ पर, ये कि घटना चक्र में नहीं था, ये एनसीईआरटी में, क्योंकि सागर वाला क्वेश्चन था तो मैं सोचा यहाँ से खोज के। जो महासागरीय जल के सतह का औसत तापमान होता है वो कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस होता है महासागरीय जल के सतह का औसत तापमान, ठीक है। कुछ चीज़ें हमने एनसीईआरटी का भी इंक्लूड कर दिया है ताकि हो सकता है कभी भी वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, अगर हम विश्व के प्रमुख सागर की बात करते हैं कि विश्व के प्रमुख सागर कौन कौन से हैं, तो विश्व के प्रमुख सागर कौन कौन से हैं, प्रशांत महासागर, ठीक है। तो प्रशांत महासागर याद रखिएगा सबसे बड़ा सागर है। उसके बाद उसी हिसाब से मैंने दिखाया भी है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर,
अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। इसी हिसाब से आप चलेंगे, ठीक है, कि कौन सा सागर सबसे बड़ा है, कौन सा सागर सबसे छोटा है। सबसे बड़ा प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, हिंद मैं दिखाता हूँ। देखिए ये प्रशांत महासागर है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है, इधर भी है प्रशांत महासागर। दूसरा जो ये एस आकार का, ये पूछा जाता है आपके क्वेश्चन में, कौन सा ऐसा सागर है जो यस आकार में है। तो यस आकार मतलब क्या करा है कि अगर ऐसे, ये देखिए ये सागर अगर ऐसे बात है तो यस, तो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशियन है, वो एस आकार में पड़ता है, ठीक है। किस आकार में? एस आकार में पड़ता है। तो पहले नंबर पे ये हो गया, दूसरे नंबर पे यस हो गया, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे बना भी है, ऐसे दो तो ऐसे मतलब ऐसे बनता है, ऐसे बनता है ना, तो ऐसे बनता है यस ही, अगर उल्टा करेंगे तो ऐसे यस बन जाता है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि पहला तो याद रहेगा सबको, लेकिन दूसरा नहीं याद रहता कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा महासागर एस मतलब एस मतलब अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पे अपना हिंद महासागर। कैसे याद करेंगे? हिंद महासागर में 3 अक्षर आते हैं, हा पे चोटिक मंत्रा ना दे, ठीक है। हिंद आता है, 3 अक्षर आते हैं, तो 3 ही याद रखिएगा। तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। चौथा सबसे बड़ा महासागर कौन है? अंटार्कटिका महासागर। ये जो यहाँ पर अंटार्कटिका यहाँ पर महासागर है, वो अंटार्कटिका महासागर चौथा सबसे बड़ा महासागर है। पांचवा महासागर जो ऊपर है, ठीक है, ये पांचवा सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा? आपका आर्कटिक, मतलब वो आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? आर्कटिक ओशियन, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब आपको याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। प्रशांत मत याद करिए, क्योंकि सबको पता है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। दूसरा याद करिए, तीसरा याद करिए सीक्वेंस में। दूसरा यस आकार का है, तो यही है। तीसरे में 3 अक्षर पड़ते हैं हिंद में, तो तीसरा हिंद हो जाएगा। चौथा आर्कटिक, अब ये अंटार्कटिक महासागर हो गया। पांचवा आर्कटिक महासागर। ये महासागर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सागर तो कई है, लेकिन ये महासागर, किसी महासागर में कई सागर आ जाते हैं, तो अभी वो उसको भी बताते हैं, ठीक है। अब देखिए कहा पूछेगा कि लेप्टेव सागर कहाँ, तो लेप्टेव सागर का ये देखिए, ये पूरा देख लीजिए कि ये पूछ सकता है कि लेप्टेव सागर कहाँ पर। तो लेप्टेव सागर ये देखिए साइबेरिया के आसपास पड़ता है, ठीक है, उत्तर मतलब आर्कटिक के आसपास, ये आर्कटिक महासागर के पास क्या है? लेप्टेव सागर है। कारा सागर, काला सागर अलग है, कारा सागर, काला सागर ये है, देखिए ये वाला, जहाँ पर तुर्की की और ये रूस है और यूक्रेन, ये सब की सीमा मिल रहा है, जहाँ पर लड़ाई चल रही है यूक्रेन रूस की, वो काला सागर है। लेकिन कारा सागर अगर पूछे तो कारा सागर यहाँ पर है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर क्या है? कारा सागर, कारा सागर दोनों याद रखेंगे। कारा सागर, लेप्टेव सागर। यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो एक हम मैप और लाते हैं, यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जिया नोबिया जमिल्या, जहाँ है नोबिया और जमिल्या, ठीक है, यहीं पर है कारा सागर, ठीक है। और इधर क्या है? लेप्टेव सागर, ठीक है, याद रखिएगा। कारा सागर और लेप्टेव सागर यहीं पर है, ठीक है। चलते हैं हम अपने उसी मैप पर, ठीक है। एक बार मैं इस मैप को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, हर चीज़ें, ताकि आपको फिर से दिखे, ठीक है। 1 मिनट, ये वाला जो अभी लिखा गया है ये मिटाता हूँ, ठीक है। तो ये आपका मिट गया, ठीक है। अब देखिए, तो अब थोड़ा सा आप देखिए, ठीक है, यहीं पर पूरा याद करवाते हैं ताकि आपको याद हो जाए। कारा सागर पूछे तो ये देखिए का लेप्टेव सागर, ठीक है। अब देखिए ग्रीनलैंड सागर पता ही होगा कि ग्रीनलैंड के आसपास ही होगा ग्रीनलैंड सागर। बाल्टिक सागर, ये देखिए बाल्टिक सागर यहाँ पर है, ठीक है, याद रखेंगे। बाल्टिक सागर कहाँ पर है? आपका जैसे यहाँ स्वीडन है, फिनलैंड है, ठीक है, लताविया है, लिथुआनिया है, इसी पे यहीं पर पड़ता है बाल्टिक सागर, ठीक है, याद रखेंगे। ये बाल्टिक सागर है, ठीक है। अभी इसको भी बताएंगे कौन से देश कौन से शेयर करते हैं, अभी यहाँ पर पढ़ लीजिए, फिर अभी देश बताएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कौन सा हो गया? बाल्टिक सागर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ कुछ खाड़ियाँ भी दी हैं, तो खाड़ियाँ हम क्या करेंगे, जो खाड़ी वाले चैप्टर में आएगा उसमें बताएंगे, ठीक है। खाड़ी वाले चैप्टर में उसमें बताएंगे, नहीं तो अभी दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर से हम सागर बताएंगे, ठीक है।
अब देखते हैं यहाँ लेब्राडोर सागर, तो लेब्राडोर सागर कहाँ पड़ता है, इसी बैफिन बे के पास, और इस साइड कनाडा है, ठीक है। तो इसी के बीच में यहाँ पर लेब्राडोर सागर पड़ता है, ठीक है। अब देखिए सारगैसो सागर, सारगैसो सागर के बारे में अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सारगैसो सागर के बीच खाड़ी अभी मत पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि खाड़ी में अभी हम नहीं देखेंगे, ठीक है। खाड़ी वाले चैप्टर में देखेंगे। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के बारे में ये दोनों याद रखेंगे। सारगैसो सागर, कैस्पियन सागर को अभी हम पूरे डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। काला सागर के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। पीला सागर है, जापान सागर है, ओखोटस्क सागर है, और पूर्वी चीन सागर है, दक्षिण चीन सागर है, फिलीपीन सागर है। आपको पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण तक सागरों को व्यवस्थित कीजिए, तो उत्तर से अगर दक्षिण तक हमें सागरों को व्यवस्थित करना है, ओखोटस्क सागर होगा, जापान सागर होगा, पीत सागर होगा, पूर्वी चीन सागर होगा, दक्षिण चीन सागर होगा, फिलीपीन सागर होगा, ठीक है, याद रखेंगे। ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीत सागर, पूर्वी चीन, दक्षिण चीन, फिलीपीन सागर, ये होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आराफुरा सी, ठीक है। अब आराफुरा सागर यहीं पर है, ठीक है। तस्मान मतलब ये जो ओसेनिया के देश हैं वहीं पर आराफुरा सागर। अब देखिए तस्मान सागर है, ठीक है, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर तस्मान सागर है, ठीक है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। जावा सागर, ठीक है, जावा सागर, फिर जावा ट्रेंच भी है यहाँ पर। यहाँ मृत सागर है, ठीक, डेड सी अभी सुर्खियों में है, ठीक है। तो याद रखिएगा जॉर्डन और फिलीपींस और ये इजराइल के बीच में डेड सी पड़ता है, ठीक है, मतलब सबसे अभी खारा है, तो अभी उसको भी देखेंगे। अरब सागर देख लेंगे, ठीक है, हिंद महासागर की इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो मतलब जो खाड़ियाँ भी होती हैं वो भी एक सागर का ही पार्ट होती हैं, ठीक है। मतलब जैसे बंगाल की खाड़ी नहीं कहते, तो खाड़ी थोड़ी है, वहाँ भी एक ऐसे मतलब एक कोना सा निकला रहता है, वहाँ भी पानी होता है, तो वहाँ भी एक खाड़ी होती है, ठीक है। लेकिन वो अभी हम खाड़ी वाले चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। बेरिंग सी, ठीक है, ठीक है, पूर्वी साइबेरियन सी है, तो ये सब याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं, ठीक है। अब देखिए जो सागर होते हैं उसके नीचे के क्या पार्ट होते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। हाँ ये सब तो थोड़ा सा हमने बता दिया, थोड़ा सा ये देख लीजिए कि जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध का औसत तापमान कितना होता है। अगर उत्तरी गोलार्ध का औसत तापमान देखा जाए तो 19 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, 19 डिग्री, और दक्षिणी गोलार्ध का तापमान 16 डिग्री के आसपास होता है। ये दोनों याद रखिएगा, 19 और 16। इसका मतलब क्या है, उत्तरी जो गोलार्ध है वो अधिक गर्म है कंपेयर टू दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। तो क्यों दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा पानी है इसीलिए कम गर्म है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा स्थल भूमि भाग है इसलिए ज़्यादा गर्म है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे हम, जो सागर होते हैं उसके अंदर भी कई प्रकार के पहाड़ होते हैं, उनको कई भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे अगर पृथ्वी है, इस पे अगर पानी पूरा हो जाए तो क्या उसको देखेंगे कि यहाँ कहाँ पहाड़ था, पता चला पहाड़ जो है उसमें कुछ पहाड़ डूबे नहीं हैं, ठीक है। मान लीजिए पूरी पृथ्वी पानी होगा, एवरेस्ट नहीं डूबा है, तो ऊपर वाला एकदम भाग उसको भी एक डिवाइड कर दिया जाएगा कि हाँ ये नहीं डूबा है, कौन डूबे हैं। तो ऐसे ही पृथ्वी, ये जो सागर है, समुद्र है, उसके अंदर भी कई पहाड़ टाइप बने हैं, ठीक है, ढाल बने हैं, तो वही सब इसमें बताया गया है। कौन, सिर्फ थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। ये मेंस का ज़्यादा पार्ट होता है, प्री में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है कभी आ जाए, इसलिए हमने थोड़ा सा लिख दिया है आपके लिए, ठीक है। लेकिन ये सब मेंस में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ये सब, ठीक है। अब देखिए महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है। महाद्वीपीय मग्न तट की अगर बात करते हैं कि महाद्वीपीय मग्न तट, तो महाद्वीपीय जो मग्न तट होते हैं वो क्या होता है, इनकी औसत गहराई जो होता है 100 से 200 मीटर होता है ये। लेकिन ये कहाँ पर, ये वो सागर में डूबे ही हुए होते हैं तट, ठीक है। तो 100 से 200 मीटर की इनकी गहराई होता है और सागर में ये डूबे हुए होते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं, ठीक है। तो मतलब जो आपका यहाँ पर ज़मीन है, ज़मीन से धीरे धीरे तट कह रहा है ना, तो धीरे धीरे, तो तट मतलब पूरी तरह से ये नहीं होता, मतलब अंदर तक भी ये तट होता ही है, ठीक है।
अब देखिए ढाल क्या होता है महाद्वीपीय, तो आपको पता होगा, जब नीचे जाते हैं ढाल ही हो जाता है। सागरीय नितल मैदान, तो सागरीय के नीचे वाला जो होता है वो मैदान होता है, ठीक है। जैसे अभी पृथ्वी पर पानी जम जाए जहाँ ज़मीन है तो वहाँ भी मैदान तो कहीं कहीं होंगे, ये थोड़ी है हर जगह पहाड़ होंगे। उत्तर प्रदेश बिहार में देखेंगे मैदान ही आएगा तो आप कहेंगे हाँ वहाँ मैदान है। कटक, ठीक है, तो कटक वहाँ जैसे पृथ्वी मतलब वो पहाड़ों के बीच में जो जगह होता है वहीं पे कटक ऐसे बने होते हैं, ठीक है। तो हर कटक, अभी देखिए अटलांटिक महासागर में कई कटक पाए जाते हैं, ठीक है। अभी कटक वाले भी क्वेश्चन है। गर्त, गर्त क्या होता है, ये सबसे गहरे भाग होते हैं, जैसे मेरियाना गर्त, ठीक है, ट्रेंच होता है, ठीक है। तो सबसे गहरा जो वो सागर का भाग होता है उसी को गर्त कहते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी द्वीप क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर भाग उठा रहता है, ठीक है, मतलब पूरी तरह से पानी में डूबा रहता है, थोड़ा सा उठा रहता है, जिसको द्वीप कह दिया जाता है। महासागरीय कटक, ठीक है, ये देखिए महासागरीय कटक और समुद्र तल, ठीक है। अब देखिए सागरीय नितल के 4 प्रमुख उच्चवच है। देखिए महाद्वीपीय मग्न तट होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, ठीक है। तो यही होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, थोड़ा सा मतलब इसमें तट के और ये जो ज़मीन और जो समुद्र उसके बीच का भी भाग होता है, ठीक है। महासागरीय मग्न तट क्या, वो गहरे महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय, अच्छा वही महाद्वीपीय मग्न ढाल ये पूछ रहा है, तो ढाल तो गहरे सागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं। तो ये देखिए जो आपका ये बता रहा था वही ढाल होता है। तो तट, अब यही मग्न उग्न ये कह रहा है, कुछ मत करिए, एक तट होता है, एक ढाल होता है, एक जब नीचे आएंगे वो मैदान हो जाता है बस। और गहरा सागरीय मैदान, महासागरीय वो सागरीय मैदान यह सबसे विस्तृत भाग होता है, तो मतलब सबसे ज़्यादा विस्तृत इसी का होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। वह क्षैतिज रेखा जिसके सहारे समुद्र तल की ऊंचाई और गहराइयों की माप की जाती है डेटम रेखा कहलाती है। क्या, कौन सी रेखा कहलाती है, डेटम रेखा कहलाती है, जिसके सहारे क्या ऊंचाई, जैसे समुद्र की ऊंचाई ज्ञात करनी है, गहराई ज्ञात करनी है, तो वो क्या रेखा, क्षैतिज रेखा क्या होती है, डेटम रेखा। अब देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 90 डिग्री रिड्ज का विस्तार कहाँ पर है, तो ये आप 90 डिग्री रिड्ज देख रहे हैं, ये 90 डिग्री ये हमारा कौन सा है, श्रीलंका है, और ये आपको वो इंडिया है और श्रीलंका देख रहे हैं, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के पास यहीं पर है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपका इंडोनेशिया का भाग है उसी के आसपास क्या है 90 ईस्ट रिड्ज, ठीक है, 90 ईस्ट, तो 90 डिग्री रिड्ज का विस्तार लगभग 34 डिग्री दक्षिण अक्षांश से लेकर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको याद होना चाहिए 90 डिग्री रिड्ज कहाँ पे है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैस्पियन सागर के अगर बारे में बात करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कैस्पियन सागर के बारे में बार बार क्वेश्चन आ जाता है। अगर मैं कैस्पियन सागर की बात करें तो उत्तर में कौन सा पड़ेगा, रूस पड़ेगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ फिर आपको यहाँ बताता हूँ। ये देखिए ये आपका ब्लू कलर का दिख रहा है, ये है आपका कैस्पियन सागर, ये जो आपका बोल्गा उल्गा नदी आ रही है इसी में आ रही है, तो ये पूरा कौन सा पड़ जाता है, रूस पड़ जाता है। याद रखिएगा ये रूस का भाग है। अब जब ये रूस का भाग है तो नीचे कौन सा भाग है, नीचे ईरान का भाग है, तो नीचे ईरान हो गया, ऊपर रूस हो गया। अब मैं अगर पूछूं कि उज्बेकिस्तान रूस से ये कैस्पियन सागर से बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं, तो उज्बेकिस्तान नहीं करता है, तुर्कमेनिस्तान करेगा और कजाकिस्तान करेगा। तो ये देखिए कजाकिस्तान ये है, ये करेगा, और यहाँ पर कौन सा तुर्कमेनिस्तान ये करेगा, ठीक है। इधर क्या है अजरबैजान। अब पूछा जाएगा कि कौन सी राजधानी कैस्पियन सी के किनारे स्थित है, तो किसकी राजधानी, अजरबैजान की राजधानी बाकू, याद रखेंगे, ये बाकू याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकू कैस्पियन सागर के किनारे पर स्थित है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, एक बार फिर मैं बता देता हूँ, ऊपर रूस पढ़िए, एक बार आंखें बंद करिए, ऊपर रूस पढ़िए, नीचे ईरान पढ़िए। इस साइड आपके दाहिने साइड जहाँ आप बैठ के देख रहे हैं मोबाइल से, उस दाहिने साइड में 2 कंट्री पढ़िए, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान पढ़िए। और इधर बाएं साइड में कौन सा, अजरबैजान, आर्मेनिया मत पढ़िएगा, जॉर्जिया मत पढ़िएगा, ठीक है। जॉर्जिया ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर करता है, आर्मेनिया न ब्लैक सी से करता है न कैस्पियन सागर से करता है, ठीक है। अब देखिए अजरबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के तट पर बसा इसका सबसे बड़ा शहर था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था,
कैस्पियन सागर के तट पर बसा कौन सा सबसे बड़ा शहर है? तो कौन सी? अजरबैजान की राजधानी जो बाकू है, कैस्पियन सागर के किनारे सबसे बड़ा बसा शहर है। ये देखिए कैस्पियन सागर है, ये रूस है, ये ईरान है, ये कजाकिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये अजरबैजान है। तो यहाँ पर दाहिने में हमने कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान पढ़ा, ईरान रूस अजरबैजान। अब हो सकता कुछ आप ट्रिक बताए होंगे, मैं ट्रिक पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ हमेशा फोकस करता हूँ मैप के थ्रू आपको याद करवाना। अब देखिए कैस्पियन सागर एक आंतरिक सागर है, ये आर्य राजस्थान पीसीएस में आया हुआ है। कैस्पियन सागर किस प्रकार का सागर है? आंतरिक। क्यों? क्योंकि इसकी बाउंड्री किसी अदर सागर से नहीं लगी है कि आप वहाँ से ये नाव के थ्रू जा सकते हैं, जहाज जो शिप होती है उसके थ्रू नहीं जा सकते, और किसी सागर में सिर्फ इसी में ही रह सकते हैं, ठीक है, घूमते रह जाएंगे इसी में, ठीक है, मतलब बड़ा कुआं मान लीजिए। अरल सागर के किनारे कजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। ये क्वेश्चन 2012 में पीसीएस में पूछा है। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान अरल सागर के किनारे हैं। तो ये देखिए अरल सागर के किनारे कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान किसके किनारे हैं? अरल सागर के किनारे हैं। अरल सागर ये है, इसी के किनारे कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। कितनी बार मैं बताता हूँ ताकि आपका छूटे ना, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो हो गया आपका। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, पूछता है पश्चिम से पूरब सागरों का सही क्रम क्या है। तो यहाँ कह रहा है भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। एक बार हम मैप में देखते हैं, ठीक है, इसलिए हमने मैप लाया है। पहले आपका देखिए मेडिटेरियन सी पड़ता है, ये देखिए पश्चिम से पूरब की बात कर रहा है। इसके बाद ब्लैक सी पड़ता है, कैस्पियन सागर, अरल सागर, ठीक है। ये जो आपको रेड में सब दिख रहा होगा, ठीक है। इस बार मैं इसको कलर में थोड़ा सा कर दूं ताकि आपको ये देखिए ये आपका ब्लैक सी, ये मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सागर और अरल सागर, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, पश्चिम से पूरब की तरफ ये पहले मेडिटेरियन सी पड़ेगा, फिर ब्लैक सी पड़ेगा, फिर कैस्पियन सागर पड़ेगा, फिर अरल सागर। अरल सागर के किनारे कौन कौन से देश बताए हमने? कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, ठीक है। और कैस्पियन सागर में तान के कौन है? उज्बेकिस्तान हटा दीजिएगा, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो ये दोनों ही याद रखेंगे। अब चलते हैं, ये देखिए भूमध्य सागर आपका हो जाएगा, काला सागर हो जाएगा, कैस्पियन सागर हो जाएगा, अरल सागर, ठीक है। तो ये देखिए भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। कितनी बार मैं बताता हूँ ताकि आपको रट जाए। यूपी आरओ 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, कितना सिंपल क्वेश्चन था, आपको मैप याद है। अब देखिए कह रहा है एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर के किनारे क्या है? अल्बानिया है, ठीक है। एड्रियाटिक सागर के किनारे क्या है? अल्बानिया। अभी देखिए हम यहाँ पर दिखाते हैं एड्रियाटिक सागर, ये है आपका इटली है, ये इटली है, इटली के इधर ऊपर देखेंगे एड्रियाटिक सागर है। अल्बानिया यहाँ क्या? हाँ ये है आपका अल्बानिया, ठीक है। ग्रीस है, अल्बानिया है, मोंटेनेग्रो है, बोस्निया हर्जगोविना है, क्रोएशिया है, स्लोवानिया है। तो ये सब कंट्री है। तो आपको पूछा गया था एड्रियाटिक सागर की ना अल्बानिया है कि नहीं? अल्बानिया है, ठीक है। तो ये सब आपका कहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखिए काला सागर के किनारे कौन सा है? तो काला सागर के किनारे कौन सा है? रोमानिया है। तो काला सागर के किनारे रोमानिया है। एक बार ये भी दिखा देता हूँ, अभी मैं सब दिखाऊंगा लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका मतलब याद हो जाए, ठीक है। तो ब्लैक सी यहाँ पर इसमें नहीं दिया है, ब्लैक सी वाले में देखते हैं। ये देखिए ब्लैक सी है ये यहाँ पे, ब्लैक सी के रोमानिया, बुल्गारिया भी शेयर कर रहा है, रोमानिया भी शेयर कर रहा है। अभी ब्लैक सी आएगा तब दिखाएंगे। फिर यहाँ पर सिर्फ ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। कैस्पियन सागर के कजाकिस्तान, अभी हम बता रहे हैं कैस्पियन सागर के कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान नहीं आएगा। भूमध्य सागर के साथ मोरक्को, भूमध्य सागर के साथ बहुत सी कंट्री है, उसको अभी मैं लिखा हूँ, सबको याद करवा दूंगा, ठीक है। लाल सागर सूडान, ठीक है। तो सही मिलान है सब, ठीक है, ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब देखिए हम किसके बारे में बात करेंगे? सारगैसो सागर के बारे में बात करेंगे। सारगैसो सागर पड़ता कहाँ पे है, ठीक है। अब देखते हैं, अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ शेयर और कर दिया करिए, और उन लोग को बताइए कि यहाँ पर अच्छी चीज़ें मतलब बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती हैं, कोई जल्दबाजी में नहीं, ठीक है। अब देखिए सारगैसो सागर, ये सारगैसो सी है। उत्तर में क्या है? उत्तरी अटलांटिक धारा है, गल्फ स्ट्रीम यहीं बहती है, उत्तर विश्वतीय धारा है, कनारी धारा है, ठीक है। अब देखिए
क्वेश्चन 2016 में ये पूछा गया था यूपीपीसीएस के, कौन सा ऐसा सागर है जिसमें तट रेखा नहीं होता। तो कौन सा ऐसा सागर है जिसमें तट रेखा नहीं होता, सारगैसो सी। अब देखिए सारगैसो सी कोई एक सागर नहीं है, ठीक है, मतलब आप ये मत कहिए अलग से बना है, सारगैसो नाम कैसे पड़ा, ठीक है। सारगैसो एक वनस्पति है, वहाँ यहाँ पर ये जो सारगैसो वनस्पति है बहुतायत में पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम कब पड़ गया, सारगैसो सागर, ठीक है। अभी देखिए यहीं पर इसका थोड़ा सा हम डिटेल में लिखे हैं। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित क्षेत्र है। अब पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, सारगैसो सागर कहाँ पे है, तो वहाँ उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी कहीं देगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी दक्षिणी ज़्यादा देता है। ये देखिए नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में सारगैसो सी लिखा गया है ना ये। अब देखिए इसके बारे में क्या देखेंगे, इसकी उत्पत्ति अटलांटिक विषुवतीय रेखीय धारा के भंवर से होती है। किसकी, इसकी उत्पत्ति किससे होती है, अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा के भंवर से होती है। अब देखिए इस क्षेत्र में सारगैसम, जो सारगैसम नामक एक वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा, ठीक है, याद रखेंगे। इस क्षेत्र में सारगैसम नाम की वनस्पति बहुत मात्रा में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम क्या पड़ा, सारगैसो सागर पड़ा, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखते हैं सारगैसो के बारे में कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया था, इसमें पूछा गया था किस सागर में तटरेखा नहीं होती, तो सारगैसो सागर में तटरेखा नहीं होती। आरओ 2014 में पूछा गया था, ठीक है, कि इसका नाम सारगैसो क्यों पड़ा, क्योंकि ये इसमें सारगैसम नामक एक वनस्पति बहुत मात्रा में पाई जाती है, सारगैसो पड़ा। बीपीएससी में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था सारगैसो सागर में, 2022 में ही बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप चाहे जिस टाइप की तैयारी कर रहे होंगे, अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको हर चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पर इटली, सिसिली, सर्डिनिया और कोर्सिका, ये कहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी यूडीए एलडीए में पूछा गया था, ठीक है। कोई भी ऐसे ला के लिख के ऐसे मैप पे पूरे यूट्यूब पे ढूंढ डालेंगे नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको दिखाना है इटली, सिसिली, सर्डिनिया और कोर्सिका। अब देखिए ये पूछा था, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा था, टेरिहेरियन सागर से घिरे हुए कौन कौन से देश हैं, या ये पूछा था इटली, सिसिली, सर्डिनिया, कोर्सिका किस सागर से घिरे हुए हैं, तो टेरिहेरियन सागर से घिरे हुए हैं। ये देखिए हर चीज़ें आपको ए लेवल की पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है टेरिहेरियन सी, टेरिहेरियन सी हम किसकी बात कर रहे हैं, इटली की बात कर रहे हैं, इससे लगा हुआ है इस सागर से कि नहीं, हाँ लगा हुआ है, आप कहेंगे हाँ लगा हुआ है। कोर्सिका ये फ्रांस का एक क्षेत्र है, कोर्सिका लगा हुआ है, लगा हुआ है। सर्डिनिया लगा हुआ है कि नहीं, सर्डिनिया लगा हुआ है। सिसिली लगा हुआ है कि नहीं, लगा हुआ है। आपका एक क्वेश्चन नंबर मिल गया कंप्लीट, टेरिहेरियन सी से लगा हुआ, इटली, कोर्सिका, सर्डिनिया, सिसिली। हमको ये सब मैप खोजने में बहुत समय लगता है, लेकिन क्या करता हूँ, आपके लिए करता हूँ, ठीक है। यह सागर भूमध्य सागर का ही एक भाग है, ठीक है। तो यह सागर टेरिहेरियन सी जो है एक भूमध्य सागर का भाग है, इटली, सिसिली, सर्डिनिया, कोर्सिका, ठीक है। मैं कभी कभी मेरे दिमाग में ये रहता है कहीं मगर मैं ये क्वेश्चन छोड़ दूँ और यही क्वेश्चन आ गया तो क्या आप करेंगे, इसीलिए मैं सब कुछ ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लंबा वीडियो चला जाता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कुछ छोड़ूँ ना। लाल सागर अक्षीय गर्त का उदाहरण है जो अफ्रीका और अरब के बीच स्थित है, ठीक है। तो लाल सागर किसका, ये भी क्वेश्चन आया था, पूछा गया था लाल सागर किसका उदाहरण है, तो अक्षीय गर्त का उदाहरण है, ठीक है, ठीक है, अक्षीय गर्त, ठीक है, इसका उदाहरण है जो अफ्रीका और अरब के बीच इस तरह चुंबकीय विसंगतियों से जुड़ा है। यह सुएज नहर से खुलने के बाद अफ्रीका और यूरोप एशियाई देशों में व्यापार सुगम बनाता है, ठीक है। बस इतना याद रखेंगे लाल सागर के बारे में। अब देखते हैं भूमध्य रेखा की सीमा वाले देश, अगर आप इसको याद कर पाएँ इतना देश तो प्लीज़ आप याद कर लीजिए। मैं इस क्यों कर रहा हूँ याद करने को, क्योंकि आपका एक ही यहाँ 2 जगह सिर्फ लिखा हूँ ना, कम से कम 4-5 जगह सिर्फ यही पूछा था कि भूमध्य रेखा से कौन कौन से देश लगे हैं, कौन कौन से नहीं लगे हैं। टफ क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ठीक है, चाहे आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पहले हम मैप में चलेंगे, फिर हम उसको दिखा देंगे कि आप कौन कौन लगता है। ये आपको पूरा भूमध्य सागर दिख रहा होगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर मोरक्को है, ये देखिए मोरक्को है, मोरक्को लग रहा है भूमध्य सागर से कि नहीं, तो एक बार फिर याद करिए, मोरक्को लग रहा है भूमध्य सागर से, ट्रिक उरिक नहीं, सिर्फ आप मेरे साथ पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। मोरक्को लग रहा है कि नहीं भूमध्य सागर से, मेडिटेरियन सी से, मेडिटेरियन सी है, मोरक्को है, ठीक है। तो यम से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मोरक्को हो गया। इसके बाद ये देखिए अल्जीरिया, अल्जीरिया लग रहा है कि नहीं इस भूमध्य सागर से, तो अल्जीरिया कहेंगे हाँ अल्जीरिया लग रहा है भूमध्य सागर से, अल्जीरिया भी लग रहा है। आप कहेंगे टूनीसिया लग रहा है कि नहीं, तो ये देखिए टूनीसिया भी लग रहा है, ठीक है। तो मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीसिया, ये थी। एक बार क्वेश्चन जानते क्या पूछा था, चाड क्या भूमध्य सागर से लगता है, चाड यहाँ कहाँ है, नहीं है ना, चाड नहीं लगता है देश, ठीक है। लीबिया, ठीक है, लीबिया क्या लगता है इससे, तो ये नहीं लग, वो मतलब मेडिटेरियन सी से लगता है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया आपका इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट क्या लगता है, हाँ इजिप्ट लगता है, ठीक है, याद रखेंगे इजिप्ट लगता है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा आ जाएगा, इजिप्ट का, क्योंकि इधर भी इजिप्ट है, ये भी इजिप्ट है। तो अभी हमने क्या, एक बार हम अफ्रीका की कंट्री एक बार फिर देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम चलने वाले थे एशिया में, तो एक बार अफ्रीका की कंट्री देख लेते हैं कौन कौन से हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट। METLE, ठीक है, मेटली, ठीक है, मेटली, याद रखिएगा, मेटली याद रख लेंगे, मेटली से कुछ भी करके, ठीक है। तो एक बार मैं लिख ही देता हूँ मेटली, METLE, मेटली, याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि मेडिटेरियन सी से अफ्रीका के कौन कौन से कंट्री लगते हैं, तो मेटली बताइएगा। यहाँ मुझे इतनी ही कंट्री दिख रही हैं, मोरक्को दिख रहा, अल्जीरिया दिख रहा, ट्यूनीसिया दिख रहा, लीबिया दिख रहा, इजिप्ट दिख रहा। चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं एशिया की कंट्री। इजराइल भूमध्य सागर से लगता है कि नहीं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, सुर्खियों में है, पूछेगा। लेबनान लगता है कि नहीं, ठीक है, लगता है। सीरिया लगता है कि नहीं, सीरिया लगता है, ठीक है। तो ये तीनों कंट्री तो आपको कन्फर्म याद रखना, कुछ भी याद रखें चाहे न रखें, तीनों कंट्री हमेशा सुर्खियों में बनी हुई हैं। लेबनान, सीरिया को याद ही करना है, सीरिया लगता है, लेबनान लगता है, इजराइल भी लगता है, ठीक है। तो ये तीनों कंट्री याद रखना है। साइप्रस इसी तो बसा ही है, इसको तो लगेगा ही। तुर्की लगता है कि नहीं, तुर्की लगता ही है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं। तुर्की इधर देखिए ब्लैक सी, ठीक है। ऐसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि मेडिटेरियन और ब्लैक सी के बीच में, मतलब तुर्की किन किन सागरों के बीच में है, ठीक है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो तुर्की किन किन सा, देखिए इसलिए मैंने रेड भी किया है, ठीक है। हर चीज़ जो मैं करता हूँ, ठीक है, उसके पीछे कोई रीजन होता है, ठीक है। तो तुर्की किन किन सागरों के बीच में स्थित है, तो तुर्की के अगर उत्तर में देखा जाए तो ब्लैक सी है, दक्षिण में देखा जाए तो मेडिटेरियन इधर भी है, मतलब मेडिटेरियन ही सी है। तो याद रखिएगा तुर्की दो सी के बीच में है, मेडिटेरियन और ब्लैक सी के बीच में तुर्की है। ये क्वेश्चन आ गया था आपके पेपर में। ग्रीस लगता है कि नहीं, हाँ अल्बानिया लगता है मेडिटेरियन सी से। मोंटेनिग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना लगता है। क्रोएशिया लगता है, हाँ लगता है। स्लोवानिया लगता है, हाँ देखिए, ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, ये सब किससे लगते हैं, ये किससे, एड्रियाटिक सागर से तो लगते हैं। हम यहाँ मेडिटेरियन सी बता रहे हैं क्योंकि ये एड्रियाटिक सी इसी के सब भाग हैं, ठीक है। तो ये मेडिटेरियन सी से ये सब लगते हैं, ठीक है। इटली भी लगता है आपका, ठीक है। मोनाको, ठीक है, मोनाको एक देश है, ये भी लगता है। फ्रांस भी आपका लगता है, ठीक है। स्पेन लगता है, ठीक है, स्पेन भी आपका लगता है, ठीक है। और स्टेट ऑफ जिब्राल्टर यही है, इसको जब हम स्टेट पढ़ाएंगे तब बता देंगे, ठीक है। तो ये इतना देश आपको याद रखना होगा, ठीक है। इतना देश आपको क्यों, कैसे याद करेंगे, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि पीडीएफ खोजते रहेंगे यूट्यूब पे, वो मतलब क्या कहते हैं यहाँ पे गूगल पे, तो कई कई ऐसे पीडीएफ आ जाएंगे जिसमें दिखेगा नहीं, लेकिन इसमें क्या हुआ है, पूरी तरह से दिख रहा है। इसीलिए मैं ये दे देता हूँ पीडीएफ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। अल्बानिया हमने पढ़ा था, अल्जीरिया पढ़ा था, साइप्रस पढ़ा था, ग्रीस लगता है कि नहीं, देखिए ग्रीस पढ़े थे कि नहीं, हाँ ग्रीस पढ़े थे। फ्रांस, इजिप्ट पढ़े थे। मोंटेनिग्रो पढ़े थे, ये देखिए मोंटेनिग्रो ही पढ़े थे। स्लोवानिया पढ़े थे, हाँ देखिए कुछ कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें, ये देखिए ये दोनों तो याद ही रखना पड़ेगा। मोंटेनिग्रो, स्लोवानिया लगता है। स्पेन लगता है कि नहीं, स्पेन पढ़े कि नहीं, ये देखिए स्पेन यहाँ पे है, ठीक है। तो स्पेन
अगर आपसे पूछे कि पुर्तगाल लगता है कि नहीं, तो पुर्तगाल ये है, देखिए पुर्तगाल लिस्बन वाला, वास्को डिगामा वाला, पुर्तगाल मेडिटेरियन सी से नहीं लगता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो स्पेन वाला, तुर्की, ट्यूनीसिया लगता है, ट्यूनीसिया को भी दिखा देते हैं, ये देखिए ट्यूनीसिया, ठीक है। मोरक्को, ठीक है, मोरक्को ये देखिए लगता है, ठीक है। अब देखिए माल्टा, तो माल्टा भी लगता है, ठीक है, तो माल्टा भी यहीं पे है, तो यहीं पे माल्टा, ये देखिए, ये इसको तो बताया ही नहीं था, ये देखिए माल्टा एक देश है। ये क्वेश्चन कहाँ पे आया था, आपके पीसीएस में शायद आया था, अभी हम कल ही पढ़ाए थे इसको कि माल्टा कहाँ पर है। तो माल्टा कहाँ पर है, भूमध्य सागर में एक देश है, ठीक है। माल्टा याद रखेंगे, मेडिटेरियन सी में है, क्वेश्चन पूछा गया था। लीबिया लगता है, इटली लगती है, इजराइल लगती है, लेबनान लगता है, ये दोनों तो एकदम पूरी तरह से याद ही कर लीजिए, सीरिया, ये तीनों तो याद ही करना है, ये तीनों इधर याद करना है। और मोंटेनिग्रो स्लोवानिया इसलिए याद करना है क्योंकि ये भूल जाएंगे, यही भूलेंगे, और सब तो याद ही रहेगा। अल्जीरिया, लीबिया तो याद ही रहेगा, ठीक है, ये याद रखिए, अल्जीरिया और लीबिया, ठीक है। अफ्रीका सबसे बड़ा देश यही अल्जीरिया है, याद रख लीजिए ऐसे भी। स्पेन और तुर्की है, याद रखिएगा, ये कहाँ है, स्पेन भी लगता है, तुर्की है, ये सब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्रोएशिया लगता है कि नहीं, क्रोएशिया भी लगता है, याद रखेंगे, ये क्रोएशिया भी है। बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है, बोस्निया हर्जेगोविना, मोनाको, ठीक है। तो आप, आई होप मैंने इतना बार पढ़ दिया है आपको तो याद ही हो गया होगा। एक बार खुद अगर अभी पेपर दे दिया जाए, कोई भी पूछ ले, तो आप तुरंत बता देंगे कि हाँ कहाँ से मेडिटेरियन सी से कौन लगता है कौन नहीं, ठीक है। मैं यहाँ ट्रिक नहीं बता पाया हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा ट्रिक बता दूंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ 1 से 2 बार सिर्फ आप क्या करिए, ध्यान से इस मैप को देख लीजिए, आपका पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको याद हो गया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखते हैं यहाँ पर, तुर्की काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। आईएएस में आया था, मैं कह रहा था पीसीएस में ना, ये आईएएस में कुछ नहीं, इसलिए मुझे याद था कहीं कहीं आया है ये, ठीक है। तो तुर्की काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है, आईएएस 2014। आप कहेंगे आईएएस का पेपर इतना सिंपल, तो हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको पूरी तरह से सिंपल बना ही दूंगा कि तुर्की कहाँ है, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में स्थित है। अब देखते हैं यहाँ पर, पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक समुद्री अंश है, अवस्थित जापान के द्वीप समूह, रूस के सलाखिन द्वीप, कोरिया प्रायद्वीप और पूर्वोत्तर एशिया के मुख्य भागों के बीच है जापान सागर। सर्वाधिक ज्ञात गहराई 3782, ठीक। तो याद रखिएगा, जो जापान सागर के बारे में ये पूछा गया है, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक समुद्री अंश है, ठीक है। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर का अवस्थित कहाँ है, जापान के समूह, रूस के सखालिन द्वीप के पास स्थित है, ठीक है। कोरिया प्रायद्वीप और पूर्वोत्तर एशिया के मुख्य भागों के बीच है। सर्वाधिक गहराई 3742, ठीक है, याद रखेंगे, सर्वाधिक गहराई कितनी है, 3742। अब देखिए यहाँ पर, उत्तरी सीमा पर यूक्रेन, ठीक है, तो याद रखेंगे उत्तरी सीमा पर क्या है। अब देखिए ओजोब सी के बारे में बात करते हैं, तो ओजोब सी के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर सी ऑफ ओजोब है, ठीक है, सी ऑफ ओजोब का है, ठीक है। तो उत्तरी सीमा पर यूक्रेन है, इधर रूस है, ठीक है, और इधर क्रीमिया पेनिनसुला है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो उत्तरी सीमा पर कौन सा है, यूक्रेन है, ठीक है। और ये पश्चिम में कौन सा है, पश्चिम सीमा पर क्रीमिया प्रायद्वीप है, पूर्वी सीमा पर रूस स्थित है, ठीक है। पूर्वी सीमा पर कौन सा देश स्थित है, रूस स्थित है। ये किसके बारे में याद रखेंगे, ये याद रखेंगे सी ऑफ एजोब। अब एजोब सी और ब्लैक सी के बीच कौन सा वो स्टेट है, ये कर्च स्टेट, ये कई बार पूछा गया है। ब्लैक सी और सी ऑफ एजोब के बीच कौन सा स्टेट है, कर्च स्टेट है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ब्लैक सी के बारे में देखते हैं, ठीक है, ये वाला चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक सी किसके किसके बीच में बाउंड्री शेयर करता है, रोमानिया के, यूक्रेन के, रूस के, जॉर्जिया के, तुर्की के, बुल्गारिया के, ठीक है। तो ब्लैक सी किसके किसके बीच में बाउंड्री शेयर करता है, ये देखिए यहाँ पर तुर्की है, ठीक है, तुर्की के नीचे ब्लैक सी है तो इसके नीचे तुर्की है, ठीक है, यहाँ भी तुर्की है, इधर बुल्गारिया है, रोमानिया है, यूक्रेन है, रसिया है, जॉर्जिया है, ठीक है। तो एक बार अगर मैप में देखेंगे नीचे, एक बार आंख बंद करिए, नीचे तुर्की लगाइएगा, अगर लेफ्ट साइड में लगाना होगा तो बुल्गारिया रोमानिया लगा दीजिएगा, ठीक है। मोल्डोवा यहाँ दिया रहता है, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ये मोल्डोवा है, ठीक है, ये, लेकिन मोल्डोवा नहीं लगता, तो बुल्गारिया लगता है और
रोमानिया लगता है, नीचे ऊपर कौन सा, यूक्रेन लगता है, और बगल में जो इस साइड ऐसे लेफ्ट राइट याद किया करिए। अगर ब्लैक सी आ जाए तो राइट में अगर देखेंगे तो रसिया और जॉर्जिया, ठीक है। लेफ्ट में अपने जो जहाँ मोबाइल आप रखे हैं, लैपटॉप रखे हैं, उसके इस साइड देखा करिए। और लेफ्ट में देखेंगे तो रोमानिया बुल्गारिया, ऊपर यूक्रेन, नीचे तुर्की, ठीक है। अब आप जो मतलब वो पढ़ रहे होंगे वो सब अब आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे ये, ठीक है। अब देखते हैं ये तुर्की की सीमा 8 देशों से लगती है, बुल्गारिया, ग्रीस, ठीक है। तुर्की की सीमा कितने देशों से लगती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो बुल्गारिया, ग्रीस, जॉर्जिया, ईरान, आर्मेनिया, अजरबैजान, इराक और सीरिया से लगती है। तुर्की की सीमा किसके साथ, बुल्गारिया, ग्रीस, जॉर्जिया, ईरान, आर्मेनिया, अजरबैजान, इराक और सीरिया के साथ लगती है, ठीक है, इसकी सीमा। तो याद रखेंगे तुर्की इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एशिया तथा यूरोप दोनों में पड़ता है, इसलिए पूछते हैं इसके बारे में ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। इसका मुद्रा क्या है तुर्की का, तर्किश लीरा है, ठीक है, लीरा, तर्किश लीरा, ठीक है। तो याद रखिएगा तुर्की की सीमा 8 देशों से लगती है, बुल्गारिया, ग्रीस, जॉर्जिया, ईरान, आर्मेनिया, अजरबैजान, इराक और सीरिया के साथ, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब चलते हैं हम अपना दूसरा चैप्टर देखते हैं, ठीक है। ये अभी यहाँ भी आपको गल्फ मतलब धाराएं के बारे में आपको आज पता चलेगा, इसको मैं याद ही करवा दूंगा पूरी तरह से अभी आपको धाराएं। अब देखिए पहले क्या देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि जो महासागरीय धाराएं हैं इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। अगर उत्पत्ति जान जाएंगे तो आप महासागरीय धाराओं को आराम से रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए महासागरीय जो धाराओं की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या होते हैं, परिभ्रमण, ठीक है, याद रखेंगे परिभ्रमण या आवर्तन जो करते, एक परिक्रमण होता है, एक परिभ्रमण होता है, ठीक है। और यहाँ क्या है परिक्रमण, ठीक है। तो परिभ्रमण और परिक्रमण इसमें अंतर क्या होता है, जो परिभ्रमण होता है इसमें क्या करता है, पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है परिभ्रमण में, ठीक है। याद रखेंगे परिभ्रमण में पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है, परिक्रमण में पृथ्वी क्या करती है, वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। कहते नहीं परिक्रमा कर लो, तो परिक्रमा करने का मतलब क्या है, किसी के जैसे मंदिर है तो मंदिर आप परिक्रमा करने जाते हैं तो क्या करते हैं, चारों ओर घूमते हैं ना, तो वो परिक्रमा होता है। और परिभ्रमण क्या होता है, पृथ्वी जो अपनी ही धुरी पर घूमती है उसको परिभ्रमण कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रोटेशनल, ठीक है। याद रखेंगे क्या कहते हैं, इसको रोटेशन कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन, ठीक है। तो रिवोल्यूशन मतलब तेज, जो कोई भी रिवोल्यूशन होगा तो ज़्यादा होता है ना, तो छोटा से थोड़ी होता है, तो ज़्यादा होता है। तो याद रखेंगे वो रिवोल्यूशन होता है जो चारों ओर करती है, और जो एक ही धुरी पे करती है वो रोटेशन होता है, जिसको परिभ्रमण कहते हैं। देखिए परिभ्रमण के कारण भी महासागरीय धाराएं प्रभावित होती हैं। क्या, परिभ्रमण के कारण भी महासागरीय धाराएं प्रभावित होती हैं। अब देखिए वाष्पीकरण के कारण भी महासागरीय धाराएं प्रभावित होती है, तापमान में भिन्नता के कारण भी, वायुदाब और हवाओं के कारण भी, घनत्व के कारण। अब देखिए हम एक दो चीज़ें बताते हैं, जैसे पृथ्वी का जो परिभ्रमण होता है तो ये कैसे होती है कि जब सूर्य घूमती है, जैसे क्या होता है, किसी आप गिलास में अगर क्या करते हैं या कोई किसी मतलब ऐसे मतलब बोतल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, उसमें पानी लेकर ऐसे ऐसे करिए अगर, तो क्या होता है पानी फैलता इधर उधर भागता है, ठीक है, मतलब बाहर की तरफ। तो वो जो आप की जो पृथ्वी पर जो हवा वो पानी है वो भी इधर उधर भागती है, तो ठीक है, तो मतलब वो घूम रही है, ठीक है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर ये अपने ऐसे ऐसे घुमाइए, ठीक है, तो याद रखिएगा परिभ्रमण का भी प्रभाव पड़ता है। अगर आप एक गिलास में पानी लेके ऐसे इधर इधर चारों तरफ करिए तो उतना उसका प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत ही रेयर केस में प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर ऐसे हाथ में ऐसे ऐसे करिए तो वो पानी भी बहुत तेज़ी से घूमेगा, ठीक है। तो परिभ्रमण का बहुत ही फर्क पड़ता है, परिक्रमण का फर्क नहीं पड़ता है। इसको याद रख लेंगे कि पृथ्वी की परिक्रमण गति महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करती है। जो मतलब चारों तरफ घूमती है वो पृथ्वी की परिक्रमण गति नहीं प्रभावित करती है, ये क्वेश्चन बना था। और क्या, परिभ्रमण प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये पहला तो ये हो गया महासागरीय धाराओं में। दूसरा क्या होता है, वाष्पीकरण, ठीक है। जब क्या होता है, जहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होता है वहाँ पर क्या होता है,
वाष्पीकरण होता है, पानी कम होता है तो वहाँ पर पानी खुद आना स्टार्ट कर देता है। वाष्पीकरण पानी हो गया, पानी कम हुआ, वहाँ पर जहाँ पानी ज़्यादा है तो पानी कम से ज़्यादा की तरफ क्षैतिज मतलब पानी का चलेगा, ठीक है। तापमान में भिन्नता के कारण अब देखिए देखिए जहाँ पानी ठंडा होता है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ ताकि आपको काफ़ी समय तक याद रहे ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं रिवीजन करा रहा हूँ लेकिन तब भी मैं कॉन्सेप्ट बता। अब जैसे लेब्राडोर के पास क्या है, यहाँ पर पानी बहुत ठंडा है, ग्रीनलैंड के पास पानी ठंडा है, और यहाँ पर क्या है, पानी गर्म है, ठीक है। अब देखिए कैसे धाराएं चलेंगी। जब पानी ठंडा होता है तो पानी नीचे बैठता है, कोई भी चीज़ जब ठंडी होगी तो नीचे बैठेगी। याद रखेंगे, पानी जब ठंडा है तो वो नीचे बैठता है, ठीक है। और जब कोई चीज़ गर्म होती है तो वो ऊपर उठता है। इसका एग्जाम्पल कैसे आप लेंगे, जैसे आप दूध गर्म करते हैं, जब ठंडा रहता है तो वो तो वैसे ही रहता है। अगर दूध गर्म कर रहे हैं, जैसे ही गर्म होगा आप इधर उधर देखने लगेंगे, दूध ऊपर चला जाएगा और बह जाएगा, पूरे गैस पे आ जाएगा, ठीक है। तो वही होता है, जो चीज़ गर्म होती है वो ऊपर उठती है, जो चीज़ ठंडी होती है वो नीचे ही रहती है, ठीक है। तब यहाँ पर जो है, ये जो आपका जो पानी है ये और ही नीचे जाता है, जैसे ठंडा ठंडा होता जा रहा है और भी नीचे बैठा, क्योंकि समुद्र गहराई अथाह है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नीचे जाते जाते समुद्र का अब गहराई ख़त्म हो गया अब नहीं जाएगा, अथाह गहराई है, तो पानी नीचे यहाँ पर जा रहा है। और यहाँ पर क्या है, पानी गर्म हो रहा है तो पानी ऊपर उठ रहा है। तब बताइए, जब ये नीचे जा रहा है तो यहाँ का जो ऊपर वाला जगह है वो तो खाली ही हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर कोई है, ये नीचे चला गया तो ये वाला स्पेस खाली हो गया। अब यहाँ पर ये उठा ऊपर, अब ये सोच रहा हम कहाँ जाए, तो ये इस साइड जाना स्टार्ट कर दिया, और जो ये वाली धाराएं थी ये इधर आना स्टार्ट कर दी, ठीक है। ये वाली धाराएं इधर आना स्टार्ट कर दी, ये वाली धाराएं इधर आना। तो यही लिए लेब्राडोर धारा क्या होती है, इस साइड आ रही है, और इधर गल्फ स्ट्रीम जो गर्म धारा है इस साइड जा रही है, ठीक है। तो यहीं पर जब दोनों मिल जाती है तो यहाँ मछलियों का बहुत, जहाँ ठंडी धाराएं गर्म धाराएं मिलती है वहाँ मछलियों का ज़्यादा अच्छा उत्पादन होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया, तापमान से संबंधित हम बताए, इसी प्रकार घनत्व से भी संबंधित है। जहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होगी, याद रखेंगे, जहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर, जैसे पानी का जहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होगी वहाँ घनत्व भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और जहाँ पर पानी की सैलिनिटी कम होगी वहाँ घनत्व कम होगा, ठीक है। तो घनत्व भी, जब पानी का घनत्व ज़्यादा होगा तो नीचे बैठेगा, फिर पानी वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जब वो पानी नीचे बैठ जाएगा तो दूसरा पानी वहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे ही धाराएं चलती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, तापमान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी पूछ सकता है तापमान कैसे धाराओं को प्रभावित करती है, आप बताइए, ठीक है। जो मैंने गैस वाला एग्जांपल लिया, जैसे ठंडा रहेगा तो नीचे रहता है, जब ठंडा ने जब उसको गर्म करते हैं तो पानी ऊपर उठता है, तो फिर वो जो ठंडा वाला रहता है तो वो नीचे बैठ जाता है, ऊपर वाला वो चला जाता है पानी उधर। तो इसीलिए यहाँ पर देखते नहीं, गर्म धाराएं इधर जा रही है, इधर ठंडी धाराएं आ रही है, ठीक है। तो अभी हम सभी धाराओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले चलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर देख लेते हैं फिर वहाँ पर देखते हैं। अटलांटिक महासागर की कुछ धाराएं देखते हैं। जैसे अटलांटिक महासागर की कौन कौन सी धाराएं देखते हैं, तो अटलांटिक महासागर की धाराएं देखते हैं। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, ठीक है, उत्तरी विषुव। अब देखिए एक इसमें ट्रिक याद करिएगा, जहाँ पर इक्वेटोरियल धारा रहेगी, ठीक है, या विषुवत रेखीय, इंग्लिश में इक्वेटोरियल धारा, हिंदी में विषुवत, जहाँ पर विषुवत रहेगी वो हमेशा गर्म धारा ही रहेगी, ठीक है। तो या कैसे, क्योंकि जब विषुवत रेखा ना, विषुवत धारी, अब देखिए यहाँ भी देखिए ये विषुवत रेखीय गर्म धारा है, ठीक है। उत्तरी विषुवत या इक्वाडोर विपरीत ये भी गर्म धारा है, ठीक है। विषुवतीय विपरीत धारा, ठीक है, ये भी विषुवतीय वृत्त, ये भी, ठीक है। तो कहीं भी आप अगर विषुवतीय देख लेंगे तो उसको गर्म धारा ही लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही तो वहाँ पर गर्म ही धारा होगी, ठंडी धारा थोड़ी होगी। अब देखिए दक्षिणी विषुवतीय रेखा, अब अगर आप ठंडे में देखेंगे तो ठंडे में आप कहीं नहीं देखेंगे कि विषुवतीय लिखा गया है और वो ठंडा है, कहीं भी ठंडा नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, वो गर्म में ही लिखा रहेगा, कहीं भी विषुवतीय आएगा। लेकिन इसीलिए विषुवतीय पूछा भी नहीं जाता कि विषुवतीय धारा गर्म धारा ठंडी, इसको कभी नहीं पूछा गया है। आपको पूछा गया फ्लोरिडा की धारा कौन सी धारा है, तो फ्लोरिडा की धारा कौन सी धारा है, आपकी गर्म धारा है फ्लोरिडा की धारा। याद रखेंगे फ्लोरिडा की धारा कौन सी धारा है, गर्म धारा है,
गल्फ स्ट्रीम कौन की धारा है? स्ट्रीम मतलब जब स्टीम देखते हैं आप, स्टीम नहीं होता, तो स्टीम तो गर्मी होता है ना, ठंडा स्टीम भी होता है, लेकिन गर्म भी स्टीम माना जाता है। क्या है? गर्म स्टीम। तो स्टीम कौन सी धारा है? गर्म। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, गा से गर्म, गा से गल्फ है। कभी भी गल्फ स्ट्रीम आ जाए तो गा से गर्म होता है, गा से गल्फ होता है, तो गर्म याद रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम गर्म गर्म। और इसका पांचवा देखिए, उत्तरी अटलांटिक धारा। उत्तरी अटलांटिक धारा कौन सी है? ये देखिए यहाँ पर जा रहा है क्या? नहीं, ये देखिए उत्तरी अटलांटिक धारा ये है, ठीक है। तो ये उत्तरी अटलांटिक धारा है। ये कौन सी धारा है? ये गर्म धारा है। उत्तरी अटलांटिक धारा गर्म धारा है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम यही ऊपर जाके उत्तरी अटलांटिक धारा बन जाती है। नॉर्वे धारा, ठीक है, नॉर्वे धारा, ब्राज़ील धारा, इरमिंगर धारा, ठीक है। याद रखिएगा, नॉर्वे धारा, ब्राज़ील धारा और इरमिंगर धारा, ठीक है। ये सब कौन सी धारा है? गर्म धारा है। आप देखिए यहाँ कहाँ पे कंफ्यूज करेगा, वो कंफ्यूज करेगा नॉर्वे धारा में, और हाँ नॉर्वे धारा में कंफ्यूज क्यों करेगा? वो आप सोचेंगे नॉर्वे तो ठंडा स्थान है, वहाँ पर ठंडी धारा होनी चाहिए, तो लेकिन वो गर्म है। तो यहाँ पर गर्म धारा है, ये नॉर्वे धारा है, नॉर्वेजियन करंट गर्म धारा है। ब्राज़ील आपका, ये देखिए ब्राज़ील धारा एक गर्म धारा है, ठीक है। ब्राज़ील एक गर्म धारा है, इरमिंगर धारा एक गर्म धारा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ठंडी देखते हैं। ठंडी में कनारी जो धारा है, ठीक है, कनारी धारा है जो सहारा के आसपास बहती है। देखिए कनारी धारा ये क्या है? ठंडी धारा है, ठीक है। कनारी धारा कौन सी है? ठंडी धारा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लेब्राडोर धारा, लेब्राडोर धारा भी ठंडी धारा है। तो लेब्राडोर धारा क्या है? ये देखिए ठंडी धारा। अभी मैं याद भी करवा दूंगा, टेंशन न लीजिए, पहले आपको सिर्फ बताने दीजिए। फॉकलैंड धारा, फॉकलैंड धारा क्या है? ये देखिए फॉकलैंड धारा ये अर्जेंटीना के आसपास है, ये है ठंडी धारा, ठीक है। दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, ठीक है, तो दक्षिण अटलांटिक प्रवाह ये है, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह इस साइड, ठीक है। तो दक्षिण अटलांटिक प्रवाह क्या है? ये आपका ठंडी धारा है। अब देखिए बेंगुला धारा, बहुत बार पूछा गया है बेंगुला धारा, ठीक है। ये देखिए बेंगुला धारा क्या है? ये बेंगुला धारा, तो बेंगुला धारा ठंडी धारा है, ठीक है। अब देखिए प्रशांत महासागर की धारा, अल्यूसियन धारा, ठीक है। प्रशांत ये यहाँ पर नहीं हो, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ, ठीक है। अब एल्यूसियन धारा, ठीक है, तो एल्यूसियन धारा आपका कौन सा है? ये आपका ठंडी वो गर्म धारा है, ठीक है। एल्यूसियन धारा गर्म धारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं एक पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है, ये देखिए यहाँ पर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई, अगर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा पूछे आपका तो यही सब बता ही देते हैं, तो फिर वहाँ देख लेंगे, ठीक है, बार बार इधर करना पड़ रहा है। अगर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा पूछे तो कौन सा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है? ये गर्म धारा है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा पूछे तो ये ठंडी धारा है। तो दोनों में अंतर समझिएगा। पूर्व कैसे याद करेंगे? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई पूछे तो पूर्व में सूर्य भगवान रहते हैं तो गर्म ही रहेगा, पश्चिम में सूर्य भगवान नहीं रहते उतना, तो इसको ठंडी रहेगा, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो धाराएं और क्यूरोसियो धारा, ओयोसियो धारा। क्यूरोसियो धारा अगर आपसे पूछे तो क्यूरोसियो धारा कैसी धारा है? तो क्यूरोसियो धारा आपकी कैसी धारा है? ठंडी धारा, वो गर्म धारा है। और ओयोसियो धारा क्या है? ये ठंडी धारा है। तो क्यूरोसियो ये जापान के आसपास बहता है, क्यूरोसियो ओलोसियो, ठीक है। तो कोरिस को जब यो ओयोसियो और ओयोसियो को क्यूराइल धारा भी आपके पेपर में पूछा गया है, क्यूराइल धारा, ओयोसियो नहीं पूछा गया था, पूछा गया था क्यूराइल किस प्रकार की धारा है। तो क्यूराइल किस प्रकार की धारा है? ठंडी धारा है। और क्यूरोसियो ये जब मिलते हैं तब यहाँ पर जापान के पास मछली का बहुत अच्छा उत्पादन होता है, ठीक है, याद रखिए। क्यूरोसियो ओलोसियो, लेब्राडोर यहाँ हम पढ़े हैं, ठीक है। कनारी धारा यहाँ, बेंगुला धारा कहाँ पर है? ये नामीबिया के आसपास जो है यहाँ देश, यहाँ पर बहती है, ठीक है, ठंडी धारा है। सबसे ज़्यादा हम्बोल्ट और पेरू धारा पूछा जाता है, ठीक है। हम्बोल्ट या पेरू धारा इसको बोला जाए, हम्बोल्ट या पेरू धारा इधर ही बह रही है, ठीक है। कैलिफोर्निया धारा कौन सी धारा है? ये कैलिफोर्निया धारा ठंडी धारा है। और अलास्का धारा गर्म, जैसे नॉर्वे धारा भी हमने पढ़ाया, आपके दिमाग में नॉर्वे रहेगा, क्या है कि नॉर्वे जब रहेगा तो वो ठंडा रहेगा, लेकिन नॉर्वे गर्म धारा निकला। ऐसे ही अलास्का भी आपके दिमाग में रहेगा, अलास्का तो बहुत ठंडा एरिया है, ठीक है, यहाँ तो ठंडा धारा होना चाहिए। तो अलास्का लेकिन ठंडी धारा नहीं है। अलास्का किस प्रकार की धारा है? ये गर्म धारा है, ठीक है। तो अलास्का किस प्रकार की धारा है? ये गर्म धारा है। तो अब नॉर्वे और अलास्का धारा दोनों ही गर्म धारा है, दोनों ठंडा प्रदेश है, ये मत समझिएगा दोनों ठंडा धारा है, दोनों ही गर्म धारा है, ठीक है। चलते हैं
अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये पश्चिमी धारा और पूर्वी धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ये याद रखेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं हिंद महासागर का अगलुहास धारा, यहाँ पर है अगलुहास धारा। कौन सी है? गर्म धारा है अगलुहास धारा। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अगलुहास धारा, ठीक है। अगलुहास धारा कौन सी है? गर्म धारा। अगलुहास था एक मोजाम्बिक धारा भी था, ठीक है, हिंद महासागर की। मोजाम्बिक धारा और अगलुहास धारा दोनों गर्म धारा है। विषुवत देखिए धारा, जब विषुवत आ जाए तो गर्म होगा ही, ठीक है। ठंडी धारा कौन सी होती है? हिंद महासागर की पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, अभी हमने बताया। और पछुआ पवन, ये आपकी ठंडी धारा है, ठीक है। यहाँ पर हम देखिए पूरा वो भी लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। क्यूरोसियो ओयोसियो यहाँ है, ठीक है। और ग्रीनलैंड, ठीक है, ये लेब्राडोर है, ठीक है। कैलिफोर्निया धारा, पेरू धारा, बेंगुला धारा, ब्राज़ील धारा ये है, गल्फ स्ट्रीम है, केनारी धारा है, ठीक है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया देखिए ठंडी यहाँ दिख रहा है, और इधर ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया गर्म दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ओयोसियो ठंडी धारा है, कैलिफोर्निया ठंडी धारा है। कैलिफोर्निया धारा जब याद करिए तो अलास्का धारा भी, तो अलास्का गर्म है क्योंकि वहीं आसपास है। क्यूराइल धारा जब याद करिए तो ओयोसियो भी याद करिए। ओयोसियो वो मतलब ओयोसियो तो क्यूराइल है ही है। क्यूरोसियो, ठीक है। तो क्यूरोसियो कैसी धारा है? तो क्यूरोसियो गर्म धारा है और क्यूराइल ठंडी धारा है। पेरू और हम्बोल्ट कैसी है? जब पेरू याद करिए, ब्राज़ील भी याद करिए। ब्राज़ील कैसी है? गर्म धारा है। हम्बोल्ट कैसी है? ठंडी धारा है। अब देखिए यहाँ पर याद करने का स्टाइल, जब मैं आपसे अगर पूछूं कि ये ब्राज़ील कौन सी धारा है, तो ब्राज़ील आप कहेंगे अच्छा ये गर्म धारा है, तो आप ठंडा धारा एक बताइए, बेंगुला धारा, ठीक है, इसी साइड में। अब मैं अगर पूछूं गल्फ स्ट्रीम कैसी है, तो कहेंगे गल्फ स्ट्रीम गर्म है, तो उसके सामने कौन पड़ेगी? ठंडी धारा कनारी पड़ जाएगी। सामने सामने याद करिए। अगर मैं कहूँ लेब्राडोर याद करिए, तो आप कहेंगे अच्छा, मैं कहूँ ठंडी धारा लेब्राडोर है, तो गर्म धारा कौन सी है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह या नॉर्वे धारा, ये गर्म धारा है। मैं कहूँ कैलिफोर्निया जब याद करिए, दोनों एक साथ याद करिए, दो दो पेयर बनाइए ठंडा गर्म का, तो कैलिफोर्निया कौन सी धारा है? तो कैलिफोर्निया एक ठंडी धारा है, ठीक है। तो उसके बाद अलास्का, और दोनों तरफ याद कर लीजिए अलास्का, ठीक है। इधर कहूँ विषुवतीय विपरीत धारा, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि विषुवत आ गया इसमें। तो ये कौन सी धारा है? तो ये गर्म धारा है। थम्बोल्ट ठंडी धारा है, ठीक है। इधर याद रखिएगा अगलुहास, अगर मैं पूछूं तो अगलुहास कौन सी धारा है? तो इसके सामने कौन सी है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, याद कर लीजिए। अगलुहास गर्म धारा है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा। अगलुहास आग से याद रहेगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा, ये गर्म धारा है। इधर जब क्यूरोस को पूछूं तो ओयोसियो अब बता दीजिए, ठीक है। तो खुद में याद करिए, एक याद करिए, उसके सामने वाला कौन सा है वो याद कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं अब क्या करेंगे, आप इसको वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे, आपका पूरा याद हो जाएगा। अब देखिए सैलिनिटी से क्वेश्चन, लवणता से क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पूछा जाता है आपके पेपर में। यही क्वेश्चन पूछा गया था 2000 में, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? पूछा गया था कि कौन सा सबसे ज़्यादा किसमें लवणता होती है। तो सोडियम मतलब अगर पूछा जाए समुद्र में सबसे ज़्यादा, क्योंकि नमक बहुत टाइप के होते हैं, तो कौन से नमक की अधिकता सबसे ज़्यादा होती है? 7 प्रमुख जो हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसमें पूछा गया था सबसे ज़्यादा लवणता किसकी होती है। तो सबसे ज़्यादा लवणता किसकी होती है? सोडियम क्लोराइड की अधिकतम योगदान होता है, सोडियम क्लोराइड की सबसे ज़्यादा लवणता होती है। इसके बाद किसकी लवणता होती है? मैग्नीशियम क्लोराइड की, याद रखेंगे किसकी होती है? मैग्नीशियम क्लोराइड की होती है। इसके बाद ये मत ज़्यादा याद करिएगा, सिर्फ पहले वाले का याद कर लीजिए बस, ठीक है। और किसी का मत याद करिए क्योंकि ऐसा नहीं पूछा जाएगा। फिर मैग्नीशियम सल्फेट का, कैल्शियम सल्फेट का, पोटेशियम सल्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, ठीक है। तो ये याद रखिए बस, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। पूछा क्या जाएगा ये यहाँ पर देखिए, जो पूछा जाएगा ये वान झील तुर्की में है। पूछा पहले ये जाएगा कि वान झील कहाँ पर है, तो वान झील कहाँ पर है? तुर्की में है। इसकी लवणता क्या है? 330। ये जो परसेंट ऐसे दिया रहता पार्ट्स पर, ठीक है, पार्ट्स पर 1000 होता है, ठीक है, पार्ट्स पर 1000। अब देखते हैं यहाँ पर ये
कितना है 330 पार्ट्स पर 1000 पीपीटी बोलूँगा, ठीक है। कैरिबियन सागर की जो है इसकी कितनी है, अब देखिए यहाँ वान झील की कितनी है और कैरिबियन सागर की कितनी है। कैरिबियन सागर ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कैरिबियन सागर यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ दिखाता हूँ, ये वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैरिबियन सागर की कितनी है, तो कैरिबियन सागर की कितनी है 35 से 36। अब देखिए क्या आप कहेंगे कि भूमध्य सागर की उसके बगल में जो पड़ता है कि इसकी ज़्यादा है, तो भूमध्य सागर की इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, कितना है 3739, ठीक है। अब देखिए लाल सागर की, तो लाल सागर से 36 से 41 थोड़ा सा और ज़्यादा है, ठीक है, लाल सागर की। ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में है, इसकी 220 पार्ट्स पर 1000 है, ठीक है। अरब सागर की तो ये 35 पीपीटी है, ठीक है, 35 पीपीटी। ये पूछा गया था मृत सागर की, तो मृत सागर की 238 पीपीटी है, ठीक है। तो मृत सागर की कितनी है 238 पीपीटी, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगर कहीं कहीं क्वेश्चन जानते क्या देता है कि कहीं कहीं दे देता है सबसे खारा सागर कौन सा है, ठीक है, सबसे खारा सागर तो कहीं वान झील लिखा रहता है और कहीं मृत सागर लिखा रहता है। तो 2 ही बार आपके क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में, उसमें मृत सागर, वान झील भी ऑप्शन में था लेकिन आयोग ने मृत सागर का लगाया था। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ज्ञात अगर अभी तक जो है अभी वान झील को ही माना जाता है सबसे ज़्यादा सैलिनिटी, कहाँ पर, यहीं पर 330, ठीक है, पीपीटी माना गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कितना 330। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। अब देखिए यहाँ पर एक नोट्स लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो लवणता में वृद्धि का सूचक है। अगर देखिए किसी समुद्र में, चाहे वो कोई भी समुद्र हो, उसमें अगर घनत्व जल का बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब घनत्व मतलब डेंसिटी अगर बढ़ रही है तो उसके लवणता की वृद्धि का सूचक है, मतलब उसकी लवणता सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अर्थात सागरीय लवणता में वृद्धि के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है, ठीक है। तो जितना चाहे वान झील का जल घनत्व ज़्यादा होगा कंपेयर टू भूमध्य सागर के जल घनत्व का, ठीक है। तो याद रखिए कि जिस सागर में ज़्यादा नमक उसका जल घनत्व उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, भूमि है। ये बीपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया कि लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, भूमि ही है, ठीक है। लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख कौन सी होती हैं, नदियाँ होती हैं। अगर आपका जो वो लवणता है उसको क्या सागर तक पहुंचाने वाले प्रमुख कारक में नदियाँ होती हैं, ठीक है, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है उसको हेलोक्लाइन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई कहीं कहीं महासागर का क्षेत्र होता है जहाँ पर नीचे जितना जाएंगे वहाँ पर लवणता उतना बढ़ती जाती है, उस क्षेत्र को हेलोक्लाइन कहते हैं। पीसीएस 2015 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ लवणता बढ़ती जाती है हेलोक्लाइन कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए अरब सागर की अगर देखिए 35 पीपीटी है, हिंद महासागर की लवणता है 35, ठीक है, 35 से 36 पीपीटी लगभग है, ठीक है। एमपी पीसीएस यूपी पीसीएस में आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा अरब और हिंद महासागर में, ठीक है। तो हिंद महासागर की लगभग 35 पीपीटी से 36, अरब सागर की 35, ठीक है, तो लगभग सेम ही है, ठीक है, याद रखेंगे ये। अब देखते हैं ज्वार भाटा, देखते हैं। देखिए सिजगी क्या होता है, सिजगी सूर्य पृथ्वी चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में आती है तो जब दीर्घ ज्वार होता है उसी घटना को सिजगी कहता है। क्या कहा जाता है, सिजगी। जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में आते हैं उसमें क्या होता है, दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है। यह घटना क्या कहलाती है, सिजगी कहलाती है। यह घटना पूर्णमासी अमावस्या को होती है। पूर्णमासी मतलब पूर्णिमा क्या होता है, फुल मून होता है, अमावस्या को न्यू मून बोला जाता है। तो सिजगी कौन सी घटना होती है, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में आती है तो दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है। यह घटना पूर्णमासी या अमावस्या या फुल मून या न्यू मून कहलाता है, ठीक है। फुल मून तथा न्यू मून दोनों कहलाता है। अब देखिए लघु ज्वार कब आता है, पहला तो दीर्घ ज्वार पता चल गया। लघु ज्वार जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं, अभी हम फिगर भी दिखाएंगे तब आपको पता चल जाएगा।
यहाँ एक सीधे में आ रहे हैं, ठीक, एक सीधे में आ रहे हैं, ये मतलब एक सीधे में आ रहे हैं तीनों। वहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए ये सूर्य है, तो ये चंद्रमा है, तो ये पृथ्वी है, तो क्या हो गया, एक समकोण बना दिए, तो यहाँ पर लघु ज्वार आता है, ठीक है। 90 डिग्री जब बन गया तो यहाँ पर लघु ज्वार। कभी भी देखिएगा जब 90 समकोण बनेगा तो वहाँ लघु ज्वार आएगा। जब सीधी रेखा में आ जाएगा, क्योंकि दोनों का गुरुत्वाकर्षण तब काम करता है, यहाँ पर दोनों का नहीं काम करता, ठीक है, एक ही का काम करता है, मतलब आधा आधा बढ़ जाता है उसमें, तो यहाँ पर लघु ज्वार आता है। तो चंद्रमा सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। चंद्रमा और सूर्य का जो आकर्षण बल है एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, ठीक है। फलस्वरूप लघु ज्वार का अनुभव किया जाता है। अब देखते हैं, ये देखिए, अब देखिए ये देखिए सूर्य है ये। अब देखिए यहाँ पर जो सूर्य है ये अब यहाँ पर एक सीधी रेखा में है, क्या है आपका, ये लो टाइड की बात कर, सॉरी एक सीधी रेखा में नहीं, ये 90 डिग्री में समकोण पे है, ठीक है। तो ये लो टाइड की बात कर रहे हैं, समकोण पे है। अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा यहाँ पे है, ये देखिए चंद्रमा यहाँ है, सूर्य यहाँ है, अब यहाँ पृथ्वी है, तो ये देखिए कितना है, 90 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जब 90, क्योंकि चंद्रमा इधर थोड़ा खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो वो लो टाइड बनती है। जब सूर्य पृथ्वी के समकोण पर बनते हैं तो लो टाइड बनते हैं, ठीक है। अष्टमी चंद्रमा मतलब अष्टमी सप्तमी को जो होता है, चाहे अष्टमी मानिए चाहे सप्तमी मानिए, ठीक है। तो याद रखेंगे लो टाइड कब होता है, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के समकोण बनाते हैं, तो ये लो टाइड का काम होता है, ठीक है। अब देखिए हाई टाइड क्या होता है, हाई टाइड ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी, अब एक ही सीध में आते हैं, ठीक है। एक न्यू मून के दिन आते हैं एक सीध में, एक फुल मून के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, इसी दिन हाई टाइड होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं या कोई आपसे पूछे कि बताइए हाई टाइड कब आता है, तो आप हाई टाइड जब बताएंगे तो एकदम सीधे बता देंगे, और लो टाइड बताएंगे तो उसमें समकोण बना देता है, आधा आधा बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही लिखा गया है, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, ठीक है। तो पूरी तरह से थोड़ी है, मतलब एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं तो पूरी तरह से थोड़ी कार्य कर पा रहे हैं। तो क्या होते हैं, समकोण पर ये समकोण पर बनते हैं, ठीक है, जो लघु ज्वार होते हैं, इसीलिए लो टाइड होता है। तो लो टाइड में समकोण आएगा और हाई टाइड में सीधे होता है, जिसको सिजगी कहा जाता है। सिजगी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी भी ऐसे से घुमाइए, ऐसे जैसे आप देखे होंगे मट्ठा, जब दही मट्ठा मारा जाता है, ऐसे से मारा नहीं जाता है, तो क्या होता है, वो घूमता है तो बाहर निकलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वही जो आपका ज्वार भाटा आता है, ठीक है। IAS 2015 में यही पूछा गया था कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल और गुरुत्वाकर्षण, यही तीनों ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त के बारे में अब देखते हैं। तो महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, ठीक है। क्या महासागरीय गर्त, महासागरों जो अभी हम एकदम शुरू में पढ़ाए थे कि गर्त क्या होते हैं, जिसको ट्रेंच बोला जाता है, ठीक है। तो यही सबसे गहरे भाग होते हैं, महासागरीय गर्त महासागरों के गहरे भाग होते हैं। अब देखिए, अगर मैं कहूँ उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रमुख गहरे खाई कौन से हैं, तो उत्तरी प्रशांत महासागर में कौन सी हैं, एलुसियन, आपको ये दिख रहा है। अगर आपसे कहीं पूछे कि एलुसियन ट्रेंच कहाँ पर है, तो एलुसियन ट्रेंच कहाँ है, उत्तरी प्रशांत महासागर में। ये देखिए एलुसियन ट्रेंच बहुत इंपॉर्टेंट है। एलुसियन ट्रेंच जो भी पढ़ा दिया हूँ अभी मैं पढ़ा दूंगा, ट्रेंच गर्त जितना भी पढ़ा दिया हूँ जाके करिएगा। एक क्वेश्चन अगर छूट जाए लाइक करिएगा ना सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। सब क्वेश्चन आप घटना चक्र के कर लेंगे, ठीक है। एलुसियन कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में। उत्तरी लगाइएगा, खाली प्रशांत मत लगाइएगा, क्योंकि वहाँ पर उत्तरी दक्षिणी करके पूछा है क्वेश्चन, देखेंगे तो आप। तो एलुसियन गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में। इसके बाद मेरियाना ट्रेंच भी है, ठीक है। यहीं पर है कि मेरियाना ट्रेंच, इधर नहीं दिया होगा, यहाँ पर दिया होगा, ठीक है। ये भी पैसिफिक ओशियन है ना, तो मेरियाना ट्रेंच भी यहीं पर है, ठीक है। याद रखेंगे मेरियाना ट्रेंच फिलीपींस के पास पड़ेगा, ठीक है। तो मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है। तो एलुसियन में बता दिए यहाँ पे, और यहीं पर मतलब अगर इस साइड थोड़ा चलेंगे तो आपको इधर मिल ही जाएगा, ठीक है। क्यूराइल गर्त याद रखेंगे, क्यूराइल गर्त,
तो क्यूराइल गर्त कहाँ पे मिलेगा, तो क्यूराइल गर्त आपका कहाँ मिलेगा, इसी उत्तरी प्रशांत महासागर में ही मिलेगा। कहाँ पर है, क्यूराइल ट्रेंच। ये देखिए क्यूराइल ट्रेंच है, क्यूराइल ट्रेंच। तो क्यूराइल ट्रेंच कहाँ मिल रहा है, उत्तरी प्रशांत महासागर में। जापान ट्रेंच, ये देखिए जापान ट्रेंच है, तो जापान ट्रेंच जापान के पास है, तो इसको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यूराइल याद रख लीजिए, मारियाना याद रख लीजिए, अलूसियन याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर के गर्त हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये उत्तरी प्रशांत महासागर हो गया। अब दक्षिणी प्रशांत महासागर यहाँ देख लेते हैं, फिर अटलांटिक में चलते हैं। अब दक्षिणी प्रशांत महासागर, अब उत्तर वाला हम सिर्फ बताएं, देखिए यहाँ से अगर इधर देखेंगे उत्तर वाले सब हैं। अब देखिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में टोंगा, टोंगा कहाँ पर है, तो टोंगा आपको यहाँ पर दिखा है कि लिखा है कि नहीं, टोंगा ट्रेंच। अगर ना लिखा होगा तो मैं अलग से लाऊंगा, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पर टोंगा ट्रेंच, ठीक है। इसीलिए हर खोज के मैप में लाता हूँ आपके लिए। तो टोंगा ट्रेंच कहाँ पर है, तो टोंगा ट्रेंच है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, टोंगा ट्रेंच है, ठीक है। हर एक चीज़ ऐसे ऐसे पढ़ाऊँगा, कहीं आप नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। और वही क्वेश्चन आता है, क्योंकि सब लोग ये सब नहीं पढ़ाते, क्योंकि जान रहे हैं कि उनका व्यू नहीं जाएगा। तो अब मेरा कोई व्यू का टेंशन नहीं है, चाहे जाए व्यू चाहे नहीं, हमको कुछ ही लड़के पढ़ेंगे, लेकिन उन लड़कों का सिलेक्शन तो हो जाए बस, ठीक है, उतना ही चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोंगा गर्त कहाँ है, तो ये यहीं दक्षिण प्रशांत महासागर में टोंगा गर्त है, ठीक है। याद रखिए टोंगा गर्त दक्षिण प्रशांत महासागर में। और दूसरा क्या कह रहा है, अटाकामा। तो अटाकामा तो आप जानती होंगे, अटाकामा यहाँ पर ये चिली पेरू के पास अटाकामा गर्त है, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब बहुत वो रॉकेट नहीं है, अटाकामा में है बस। अब देखिए न्यू साउथ हेब्रेटाइट, ठीक है। तो ये भी दक्षिण प्रशांत महासागर में है, तो यहीं पर है न्यू, देखिए ये वह न्यू हेब्रेटाइट्स, ठीक है। तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के आसपास जहाँ ओशिनिया है, ठीक है। तो यहीं पर आपका न्यू हेब्रेटाइट्स है, ठीक है। तो न्यू हेब्रेटाइट, टोंगो हेब्रेटाइट्स, ये सब बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं पढ़ाता हूँ, क्यों, क्योंकि आपके पेपर में पूछा गया है, फिर बार बार पूछ सकता है। तो न्यू हेब्रेटाइट कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है। टोंगा कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है, ठीक है। न्यू हेब्रेटाइट और ये और टोंगा दोनों। कारमाडिक कहाँ, करमाडिक। अब देखिए करमाडिक आप पूछेंगे करमाडिक कहाँ होगा, तो ये देखिए करमाडिक, ये देखिए यहाँ पर करमाडिक है, ठीक। अगर यहाँ ना देख पा रहे हैं तो यहाँ भी देखिए करमाडिक ट्रेंच, यहाँ देखिए करमाडिक ट्रेंच। आपको यहीं इस साइड साउथ अमेरिका ना, यहीं पर इस साइड में ऑस्ट्रेलिया यहीं बना है, ठीक है। तो यहीं है ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ पूरा देख लीजिए, ठीक है। करमाडिक ट्रेंच यहीं पर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोंगा कहाँ पर है, हेब्रेटाइट्स कहाँ पर है, करमाडिक कहाँ पर है, तो ये दक्षिण कहाँ पर है, दक्षिण प्रशांत महासागर में है, ठीक है। तो ऐसे आपको घटना चक्र भी देख लेंगे तो इस तरह से नहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर तो थ्योरी में सिद्ध दिया है, अगर यहाँ पर आप इसमें देख रहे हैं तो मतलब आपको थ्योरी के साथ फिगर भी याद हो जा रहा है। अब देखिए अटलांटिक महासागर की प्रमुख खाई कौन सा है, प्यूर्टो रिको खाई, रोमाचे गर्त और साउथ सैंडविच खाई, ठीक है। अटलांटिक महासागर की प्रमुख खाई क्या है, प्यूर्टो रिको खाई, रोमाचे गर्त और साउथ सैंडविच गर्त। जब चलते हैं, ये भी अटलांटिक जो यस आकार का है, ठीक है, यस आकार का। अब देखिए यहाँ पर है कि प्यूर्टो रिको, अटलांटिक पूछ रहा है, तो प्यूर्टो रिको अगर यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है, हाँ देखिए प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ठीक है। तो प्यूर्टो रिको ट्रेंच कहाँ पर है, ये देखिए यहीं पर है, कैरिबियन के आसपास है प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ठीक है। अटलांटिक महासागर की खाई है, प्यूर्टो रिको तो हो गया। अब कौन सा और बचा था, साउथ सैंडविच खाई और रोमाचे गर्त, साउथ सैंडविच खाई और रोमाचे गर्त, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साउथ सैंडविच कहीं है, साउथ सैंडविच खाई, ठीक है। तो ये अटलांटिक ओशियन है ना, तो साउथ सैंडविच खाई ये याद रखिएगा। और रोमाचे गर्त भी यहीं पे है, ठीक है। यहाँ पे इधर कहीं दिया गया कि नहीं, अंगोला बेसिन है और ये मिड अटलांटिक बेसिन है, रोमाचे, ठीक है, है अटलांटिक महासागर में। रोमाचे गर्त यहीं पे है, रोमाचे गर्त भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा रोमाचे गर्त, ठीक है। तो ये तीनों याद रख लीजिए, साउथ सैंडविच खाई, खाई और रोमाचे गर्त कहाँ पर, अटलांटिक महासागर में है। अब देखिए हिंद महासागर में कौन कौन से गर्त हैं,
तो हिंद महासागर में सुंडा गर्त, ये कहाँ पूछा गया था पेपर में, बीपीएससी में पूछा गया था सुंडा गर्त के बारे में। यहाँ पर मॉरिशस द्वीप के समांतर है, ये पूछा गया था कि ये सुंडा जो गर्त है, जो सुंडा खाई है, सुंडा ट्रेंच है, ये किस के तो समांतर है, किस देश के समांतर है, तो मॉरिशस द्वीप के समांतर है, ये याद रखें, किसके, मॉरिशस द्वीप के समांतर है। और डायमेंटिटा पारिखा, ये आईएएस में 2006 में पूछा गया था, डायमेंटा या पारिखा पूछा गया था, तो डायमेंटा पारिखा यहाँ पर है, डायमेंटा पारिखा। इंडियन ओशियन की बात हम करें ना, एक बार देखते हैं कहीं लिखा गया है डायमेंटा पारिखा, ठीक है, तो ये क्या है 90 डिग्री रिज, ये 90 ईस्ट रिज है, अभी हम बता रहे थे, ठीक है। तो पारिखा इंडियन यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन यहीं पर है आपका, जो आप इधर देखते हैं, हाँ, लेकिन ये नहीं दिया तो नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायमेंटा पारिखा कहाँ पर है, हिंद महासागर का गर्त है, ठीक है। कहाँ है डायमेंटा पारिखा, हिंद महासागर का गर्त है। तो हिंद महासागर के दो मेन गर्त याद रखिएगा, सुंडा गर्त और डायमेंटा गर्त, ठीक है, सुंडा और डायमेंटा गर्त, ठीक है। अब देखते हैं और कौन सा, हाँ, विश्व की सबसे गहरा समुद्री गर्त मेरियाना या चैलेंजर है, 2015 में क्वेश्चन आ गया था ये, ठीक है। तो विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है, मेरियाना या चैलेंजर है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जितना भी है आपका, एलुसियन चाहे याद करिए, कुराइल याद करिए, जापान ट्रेंच याद करिए, एलुसियन यहाँ है, पेरू चिली ट्रेंच याद करिए, प्यूर्टो रिको ट्रेंच अटलांटिक ओशियन में, साउथ सैंड बीच, ठीक है, रोमोचे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये सब कहाँ पर है, ये अटलांटिक में है, ठीक है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ये वाला सेशन आपका, क्योंकि यहाँ से कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जाके घटना चक्र लीजिए, सब क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, एक सिंगल क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। अब आपका क्या हो गया, 1 घंटे लगभग 17-18 मिनट हो गया है, इसमें आपका रिवीजन हो गया, ठीक है। तो कम से कम आपका एक रिवीजन भी हो गया, आपको पता भी चल गया, मैप के थ्रू हमने दिखा भी दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।